चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्लास 12 का सबसे पहला टॉपिक एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक जिसमें काफी समय लगता है। इवन 20-22 लेक्चर के आसपास बीच में समय लग सकता है। ठीक, हमारे पास खूब टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले बेटा हमारे पास मैं हेडिंग लिखा हूं, दैट इज अवर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। 12th क्लास का सबसे पहला टॉपिक। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हमारे क्लास 12th का सबसे पहला और सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा चैप्टर, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जे के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मान के चल सकते हो कि चाहे जे मेन हो चाहे एडवांस हो, दोनों में ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सवाल आएगा ही आएगा। बहुत रेयर ऐसा कोई पेपर होता है जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सवाल ना आए। एक बात और, बाकी चैप्टर्स के मुकाबले, खासतौर से क्लास 12 के जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह के जो टफर टॉपिक्स हैं उनके मुकाबले अगर देखें तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो काफी इजी टॉपिक है। आप इसे हमेशा ही इजी कंसिडर कर सकते हो बाकी चैप्टर्स के मुकाबले। इसलिए मैं क्लास 12 के अंदर शुरुआत भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ही करता हूं। इससे बच्चे थोड़े बहुत कंफर्टेबल भी जाते हैं कि हाँ यार क्लास 12 इज नॉट दैट टफ, है ना। तो ये इजी टॉपिक्स में से आएगा। इसके सवाल अक्सर बन जाते हैं, चाहे वो जेईई मेन का हो चाहे आईआईटी एडवांस का हो। आईआईटी एडवांस में ऐसा नहीं कि रिसेंट ईयर्स में ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सवाल आसान पूछो, पहले भी, मतलब जब पेपर पूरा सब्जेक्टिव आया करता था तब भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से सवाल बाकी चैप्टर्स के मुकाबले रिलेटिवली आसान होते थे और बच्चे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सवाल पर एकदम टूट पड़ते थे कि हाँ ये वाला सवाल तो मैं कर ही लूंगा। मोर और लेस आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। हाँ, बीच में शायद एक साल ऐसा आया था जब एक सवाल के अंदर थोड़ी सी गलती आ गई थी आईआईटी एडवांस में और उन्होंने बोनस में नहीं किया था और उस कारण से उस सवाल बच्चे फंस गए थे। अदरवाइज हर साल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल अगर आईआईटी एडवांस में आता है तो वो रिलेटिवली आसान आता है और जेईई में तो ऑफकोर्स सारे सवाल ही आसान पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैं इस नोमेनक्लेचर पे आता हूं कि हमने इसका नाम बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कैसे रखा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स इज ऑफ कोर्स फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ये बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोर और लेस समथिंग लाइक लाइट। हम धीरे धीरे देखते रहेंगे वो क्या है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of light and even some other electromagnetic waves। हम थोड़ा सिर्फ लाइट लिखते हैं। ज्योमेट्रिकल, वी ऑब्वियसली नो दैट ज्योमेट्रिकल हम बड़ा समझते ही हैं। हाँ, ऑप्टिक्स के कुल मिलाकर दो टॉपिक है, एक वेव ऑप्टिक्स और एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग लाइट के वेव नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट के ज्योमेट्रिकल नेचर के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं कि लाइट कैसे मूव कर रही है, किस लाइन के लॉन्ग जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद किधर जाएगी, किसी इंस्ट्रूमेंट में से गुजरने के बाद लाइट कहां से कहां कैसे कैसे गुजरेगी। इन सब बातों को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। तो आप कह सकते हो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइट इज स्टडीड। लाइट का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम इंटरप्रिटेशन है, उसी को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए एक ही करके बड़ा सारी बातें करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली लाइट क्या है। लाइट और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहली बात, बेटा लाइट जो है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये मैक्सवेल ने प्रपोज किया था एंड मैक्सवेल प्रपोज दैट कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल प्रपोज दैट लाइट इज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप होगा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अर्थ क्या है? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अर्थ यह है कि मान लीजिए कि लाइट जो है वो सामने की तरफ जा रही है ऐसे, लेट से किसी वेलोसिटी v से, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेंगे। व्हेन ऐसे ऑसिलेट करेंगे तो आई मीन दैट कि उनकी वैल्यू लगातार टाइम के साथ ऐसे ऐसे चेंज होगी। तो जिस तरफ लाइट जा रही होगी उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल ऑसिलेट देयर वैल्यूज एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो है अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होंगी और ये कैसे ऑसिलेट करेगी? जिस तरफ लाइट जा रही है उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर ऑसिलेट करेगी। तो आप लिखना चाहो इस बात को लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलने का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are oscillating in the plane perpendicular to velocity of light। वेलोसिटी ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल ऑसिलेट एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑफ कोर्स ये लगातार आगे तो चलता जाएगा। तो मैक्सवेल प्रपोज दैट कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट इज मोर और लेस ए फैक्ट। ये तो फैक्ट है। अगली बात कि लाइट की जो बड़ा वेलोसिटी होती है या फिर लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, बड़ा वैक्यूम और एयर में लगभग बराबर सी होती है और इट इज c, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छी खासी वेलोसिटी होती है लाइट की बड़ा वैक्यूम या एयर के अंदर और उसकी वैल्यू होगी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छी खासी स्पीड है, ये कोई कम स्पीड नहीं है, तगड़ी स्पीड है। लेकिन अगर कोई और मीडियम हुआ तो बड़ा स्पीड ऑफ लाइट ये नहीं होगी, कम होगी। तो अगर कोई और मीडियम हुआ in any other medium, speed of light will be c by n या फिर that is 3 into 10⁸ meters per second upon n। ये जो n है इसको बड़ा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी वैल्यू में अक्सर सवाल के अंदर दे रखी होती है। इट इज मीडियम डिपेंडेंट। अलग अलग मीडियम का एन की वैल्यू अलग अलग आती है। जैसे आप याद रखने के लिए याद कर सकते हो कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रफली बेटा 4/3 होता है और इसी तरह से ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो रफली 3/2 होता है। सही, आप रफली क्यों बोल रहे हो बेटा? रफली इसलिए बोल रहा हूं क्या, हाँ, हजारों तरह के ग्लास होते हैं, क्या हर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है। एक ऐसे सब्जेक्टिव सी वैल्यू है, ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं। ठीक है, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात को अगले पेज पे और कहूंगा थोड़ा सा। देखो, मान लीजिए कि लाइट जो है वो वैक्यूम के अंदर c स्पीड से जा रही है। ठीक है, वही लाइट किसी और मीडियम से जब जा रही तो v वेलोसिटी जा रही है। तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम बड़े आराम से यूं कह सकते हैं कि हमने ये कहा कि v की जो वैल्यू है वो c/n है। तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑफ कोर्स बड़ा c/v है। ध्यान से देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, ये रेशियो है। तो ऑब्वियस बात है कि ये रेशियो है तो इसकी ना तो बेटा कोई यूनिट होगी ना इसकी कोई डायमेंशन होगी, ना बेटा इसकी कोई यूनिट होगी ना इसकी डायमेंशन होगी। हाँ, n की जो वैल्यू होगी वो हमारे कोर्स में बेटा हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी।
क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमेशा c या c से छोटी होनी चाहिए। तो इस कारण से n की जो वैल्यू है हमारे हमें जो फिजिक्स आती है उसके हिसाब से हमेशा n की जो वैल्यू होगी या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। 1 किसके लिए होगी? वैक्यूम या एयर के लिए। बाकी सबके लिए बेटा n की जो वैल्यू है वो 1 से किसी ज्यादा हो सकती है। जैसे मैंने लिखा है ग्लास के लिए 1.5, वाटर के लिए 4/3 एंड सो ऑन। कोई और मीडियम होगा तो आपको उसकी वैल्यू दे रखी होगी। हाँ, मैं एक बात और कहूंगा कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम मेटा मटेरियल्स कहते हैं, उनके लिए n की जो वैल्यू है बड़ा वो 0 से कम भी हो सकती है। When I say 0 से कम हो सकती है, आई मीन दैट कि उनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ये हमारे कोर्स में नहीं है, मेटा मटेरियल्स हमारे कोर्स में नहीं है। फिर सर क्यों लिखा आपने? क्या हमारा मजाक उड़ाने के लिए? क्या हमें कंफ्यूज करने के लिए? अरे नहीं, ऐसा क्यों बोल बेटा है। मेटा मटेरियल पे कॉम्प्रिहेंशन आईआईटी ने पूछ रखा है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 3 सवाल थे। सर जब कोर्स में ही मेटा मटेरियल नहीं तो सर कैसे पूछ सकते हैं आईआईटी वाले? बड़ा पूछ सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, एन मेटा मटेरियल के बारे में उन्होंने सब कुछ पहले से ही उस कॉम्प्रिहेंशन में एक्सप्लेन कर रखा था कि उसकी एन की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, नेगेटिव है, वगैरह वगैरह, वो सब बातों ने बड़े आराम से एक्सप्लेन कर रखी थी। तो हमें इसमें खास लोड लेने की जरूरत नहीं थी। तो मेटा मटेरियल कोर्स में नहीं है, बट आईआईटी एडवांस ने सवाल पूछ रखा था। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन काम की थी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 से कम होता है, नेगेटिव होता है, वो सवाल के अंदर दे रखा था। इसलिए हमें इसमें खास चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं आप फिर भी ऐसे कहीं हीरो बन सकते हैं। देखो मुझे पता है कि मेटा मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होता है, हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे किसी सवाल में हम इस बात के झगड़े बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये मटेरियल है या मेटा मटेरियल है। हमारे लिए तो सारे मटेरियल नहीं, कोई मेटा मटेरियल हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो बड़ा ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आगे चलिए, आई होप बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा। अगली बात, जैसे मैं आपको ये कह रहा था कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, और मैं लाइट की डेफिनेशन में वापस आ रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा जिसकी वेवलेंथ, अब मैं वेवलेंथ वगैरह आपको हल्का फुल्का वेव वगैरह बता चुका हूं, कैसे कैसे बातें होती है, जिसकी वेवलेंथ एयर या वैक्यूम के अंदर 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो, उस हिस्से को हम क्या कहेंगे? लाइट कहेंगे। तो चलिए बेटा लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी ऐसे लिखना, part of electromagnetic wave which have wavelength ranging from 3600 angstrom to 7800 angstrom in air या वैक्यूम is known as light। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक हिस्से को लाइट बोलते हैं जिसकी वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो। अच्छा, एक डेफिनेशन और बोल सकता हूं मैं ऐसे कि इट इज लाइट इज part of electromagnetic wave which provides visual sensations। किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाए, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, जिसके कारण हमारे विजुअल सेंसेशंस आते हैं, जिनकी वजह से हमारी आईज किसी ऑब्जेक्ट को देख पाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा इज नोन एज अवर लाइट। जैसे मैं चलो आपको थोड़ा सा और बातें भी बताता हूं। हालांकि इन बातों का कोई खास ऐसे फिजिक्स में तो रोल नहीं है, मतलब अभी के फिजिक्स में रोल नहीं, वो धीरे धीरे आएगा। फिर भी सुनिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बेटा आपकी आती है रेडियो वेव्स। नाम से ही आइडिया लग गया होगा,
कि ये उनका वेव्स का वो हिस्सा है जो अक्सर कम्युनिकेशन सिग्नल्स को भेजने के काम आता है। बड़ा फिर आते हैं आपके पास माइक्रोवेव्स, फिर आता है आपके पास इंफ्रारेड, फिर आपके पास आती है लाइट, फिर आपके पास आता है अल्ट्रावायलेट रेज, बाद में आपके पास आते हैं एक्सरेज, और सबसे लास्ट में आपके पास आते हैं गामा रेज। इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे? ईएम वेव्स। इसमें से ये हिस्सा, इसमें से बेटा ये इतना हिस्सा जो है, इसमें से ये जो इतना हिस्सा है यही हमारा लाइट है। इसमें से इतना हिस्सा हमारा लाइट है। अब मैं इसमें एक बात बोलता हूं, जैसे आपकी जो रेडियो वेव्स होती है उनकी वेवलेंथ जो है वो बड़ा इन द ऑर्डर ऑफ किलोमीटर होती है, इन द ऑर्डर ऑफ किलोमीटर होती है। जो गामा रेज होती है बेटा उनकी वेवलेंथ इन द ऑर्डर ऑफ पिकोमीटर, मतलब बेटा 10⁻⁻12 मीटर के ऑर्डर में। और जैसे जैसे आगे आओगे बड़ा वैसे वैसे वेवलेंथ लगातार घटेगी। इसमें से ये वाला रीजन रेड से लेके वायलेट तक, बड़ा दिस इज वायलेट, यहां कहीं इंडिगो, यहां कहीं ब्लू, यहां कहीं ग्रीन, यहां कहीं येलो, यहां कहीं ऑरेंज, और यहां कहीं आपका रेड। ये आपका विब्ग्योर बन गया। इसमें जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला है वो रेड है। रेड की वेवलेंथ बड़ा रफली 7800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। और वायलेट की बड़ा वेवलेंथ मैंने आपको बता रखी है लगभग 3600 एंगस्ट्रॉम। 3600 एंगस्ट्रॉम से छोटी वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमारे लिए विजुअल सेंसेशंस क्रिएट नहीं कर सकते। उनको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, वायलेट के आगे वाले। रेड 7800 एंगस्ट्रॉम से बड़ी वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमारी आंखों पर विजुअल सेंसेशंस क्रिएट नहीं कर सकते। इंफ्रारेड मतलब रेड के इधर वाले वो हमारे लिए बड़ा विजुअल सेंसेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना सा रीजन ही विजुअल सेंसेशंस क्रिएट कर पाएगा, एंड दिस रीजन इज नोन एज अवर लाइट। ये बड़ा इतना सा रीजन ही हमारा लाइट है। तो एक्सट्रीम बड़ा लाइट में कौन कौन हो गए? वायलेट एंड रेड। वायलेट के पास वेवलेंथ सबसे कम और रेड के पास वेवलेंथ सबसे ज्यादा। आई होप बड़ा इस बात को आप समझ गए। हालांकि इस पर बातें हो सकता और भी हो, वो अलग अलग चैप्टर्स में आती रहेंगी, हमें फिलहाल इसकी खास लोड देने की जरूरत नहीं है। आगे चलो नेक्स्ट एक बात और हमने हालांकि काफी सारी बातें समझ ली। एक बात, पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। हो सकता है बेटा आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा हो, हम भी कभी न कभी किसी चैप्टर में इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं एक बार के लिए बोल दूं कि बेटा लाइट का जो पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। फोटोन बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम अगेन उस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मैं उसके साथ साथ दो बातें जरूर लिखना चाहूंगा। पहली ये कि अकेले फोटोन के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। फोटोन के पास जो मोमेंटम होगा बड़ा दैट विल बी h by लैम्डा, और फोटोन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि फोटोन जो है वो एक्चुअली एनर्जी का ही पैकेट है, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है H/F। सर H क्या है? वैसे मैं जानता हूं कि आप लोगों को पता है, बट मैं लिख देता हूं। H है बेटा आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या फिर 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रोवोल्ट सेकेंड। लैम्डा वेवलेंथ है, एफ बेटा उस लाइट की फ्रीक्वेंसी।
उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बताना चाहिए। हालांकि अगेन इस चैप्टर में कुछ खास बटन का यूज है नहीं, बट फिर मैंने ऐसी बात कहा कि सारी बातें चलो पर लिख देते हैं। आगे चलते बेटा, जैसे हम कह रहे हैं कि लाइट अपने आप में एक वेव है। लाइट अगर वेव है तो ऑफ कोर्स उसके पास वेवलेंथ भी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और स्पीड भी होगी। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनके बीच में एक रिलेशन है, एंड द रिलेशन इज लाइक दिस कि फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। अगर एयर या वैक्यूम में है तो ऐसे यूज कर लो, या बोल दो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू दूसरा मीडियम है तो वी बाय लैम्डा, क्योंकि दूसरे मीडियम के अंदर स्पीड की लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी हो, वो जरूरी नहीं है। तो अगर कोई और मीडियम हुआ तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ा स्पीड ऑफ वेव और वेवलेंथ ऑफ वेव के साथ इस तरह से रिलेट होती है। ये फॉर्मूले वेव्स में भी आपने बड़ा पहले से पढ़ भी रखे होंगे, ठीक है। अच्छा, इससे मैं फ्रीक्वेंसी में एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एच, बड़ा फ्रीक्वेंसी में लिख सकता हूं सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बड़ा बड़े आराम से लिख सकता हूं सी बाय लैम्डा। आई होप इट्स ओके, काम चल जाएगा बड़ा ऐसे। आगे चल, बढ़िया। नोट डाउन बेटा आप लोग कर होंगे, हालांकि इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, बट फिर आप नोट डाउन तो कर ही सकते हैं। ये होनी हमारी बेटा फोटोन को लेके कुछ बात है। आगे चलो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी और, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अगर कोई होमोजीनियस मीडियम है, मतलब एक जैसा मीडियम है, ऐसा नहीं कि अलग अलग मीडियम है, एक जैसा मीडियम है, हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ऐसा कोई मीडियम है, उसमें लाइट जो होगी वो जब तक कोई हिंड्रेंस रास्ते में ना आ जाए, जब तक कोई रास्ते में रुकावट ना आ जाए, जब तक उस लाइट को रोकने के लिए तुम इंतजाम ना करो, तब तक लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही ट्रेवल कर दी जाएगी। एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बड़ा एक लाइन लिखना चाहो, लिख सकते हो। इन ए होमोजीनियस मतलब एक जैसा, in a homogeneous continuous medium, light will keep on traveling along a straight line until it encounters a hindrance। हिंड्रेंस मतलब बेटा जब तक रास्ते में कोई रुकावट ना आए तब तक लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती जाएगी। जिस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये चलती जाएगी, जिस स्ट्रेट लाइन के अलोंग बेटा लाइट लगातार चलती जाएगी, उसको हम ज्योमेट्रिकली बड़ा एक नाम देंगे, दैट इज रे। बड़ा क्या नाम देंगे? रे। और हम बना सकते हैं लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का यूज करेंगे, एंड दैट एरो, दैट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज अवर रे। बड़ा अगली लाइन लिखिएगा, अगले पेज पे आ रहा है। An arrow which geometrically represent light is known as a ray। उसे रे फिर उसे रे जैसे ये लग रहा है,
लाइट मान लीजिए कि लेफ्ट से राइट जा रही, तो मैंने ऐसे एरो दिखा दी। ये जो एरो है ये बड़ा अपने आप में एक रे है, ये बड़ा अपने आप में एक रे है। और इस रे के अंदर ये जो एरो है ये आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बता रही है कि रे एग्जैक्टली किस तरफ जा रही है। रे जा रही है लेफ्ट से राइट। फिर ना, तो ये बड़ा आपकी रे। बहुत सारी रेज अगर एक साथ हो, बहुत सारी रेज अगर एक साथ हो, उसे हम बोलेंगे बीम। क्या शब्द यूज करें बेटा? बीम। तो आप कह सकते हो कि बीम जो है इट इज बंच ऑफ रेज। बंच ऑफ रेज। जैसे बेटा मान लीजिए कि एक रे यूं गई, दूसरी रे यूं गई, तीसरी यूं गई, सारी की सारी पैरेलली यूं जा रही हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं पैरेलल बीम। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए कि रेज जो है वो यूं आ रही है। मान लीजिए बड़ा रेज आ रही है, इसे हम एक नाम दे सकते हैं कन्वर्जिंग बीम। बड़ा नाम में कोई दिक्कत तो नहीं है। रेज एक पॉइंट की तरफ बड़ा कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जिंग बीम। अगर मान लीजिए बड़ा आपकी जो रेज है वो यूज आ रही है, ऐसे बाहर की तरफ जाती है, ऐसे ना बाहर की तरफ रेज जाती है, इसको आप नाम दे सकते हो डायवर्जिंग बीम। इट इज नोन एज डायवर्जिंग। तो बड़ा प्रीडोमिनेंटली हमारे जो बीम्स होंगी वो इस तरह से हो सकते हैं, डायवर्जिंग, कन्वर्जिंग या फिर पैरेलल बीम। ठीक है, बहुत ऐसे ट्रिवियल सी बात है। एक लाइट का प्रिंसिपल और सुन लो, फिर आगे चलते हैं। दैट इज फेरमाट प्रिंसिपल। मैं पहले बोल दूं बेटा, फेरमाट प्रिंसिपल एज सच हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है बेटा हमारे केस सवाल में काम वगैरह आ जाए, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट इज फेरमाट प्रिंसिपल। फेरमाट प्रिंसिपल सेज दैट कि अगर लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करना है, अगर ट्रेवल करना है तो जो लाइट होगी वो उस पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते हैं, उन रास्तों में से उस रास्ते के अलोंग जाएगी जिसमें उसको जाने में सबसे कम टाइम लगेगा। ए से बी तक जाने के अगर मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते हैं और नॉन होमोजेनियस मीडियम है, बड़ा मीडियम लगातार चेंज हो रहा है, अगर बड़ा मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, होमोजेनियस मीडियम होता तो ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन की ओर जाती है। मान लीजिए कोई हेटेरोजेनियस मीडियम और उस हेटेरोजेनियस मीडियम के अंदर लाइट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो अब यार होमोजेनियस मीडियम होता तो तुम कहते सर ए से बी सीधे लाइन खींच दो। लेकिन अगर हेटेरोजेनियस मीडियम है तो ऐसे केस में लाइट जो होगी वो ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अलोंग जिस रास्ते से जाएगी, उस रास्ते में ये खास बात होगी कि उस रास्ते के अलोंग लाइट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में सबसे कम टाइम लगा होगा, एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज फेरमाट प्रिंसिपल। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा यूज इसका है नहीं हमारे यहां, बट फिर भी हो सकता है कि मैं कभी ना कभी इसको यूज कर लूं और आपको शायद उस दिन अच्छा मिले। बड़ी बात जो देख लेते हैं, इन ए heterogeneous medium, बड़ा heterogeneous मतलब जहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो। इन ए heterogeneous medium, if light have to travel from one place to another, then
follow the path along which it will take least time to चलिए बेटा समझ में इस बात आगे चलिए आगे चलते हैं। एक लास्ट बात और है, सुनिए। मान लीजिए आपके पास है ना कोई इस तरह का अरेंजमेंट है कि कोई सरफेस, इसके ऊपर मीडियम कुछ और है और यहां कुछ मीडियम कुछ और है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए नहीं, तो मैं ऐसे कहता हूं कि यहां पर तो एयर है और यहां पर वाटर है, ठीक है। अब हुआ क्या कि लेट्स से कोई लाइट हमने ऐसे गिराई, कोई लाइट हमने ये गिराई, लाइट हमने ऐसे गिराई, तो लाइट गिराने के बाद इस लाइट के दो टुकड़े हो सकते हैं। ये जो लाइट हमने गिराई है ऐसे आई और ये मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया है, उसको हम कह सकते हैं नॉर्मल। क्या शब्द बोलते बेटा? नॉर्मल। हम आगे जाके कभी उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। ये लाइट हमने ऐसे गिराई, इस लाइट के दो टुकड़े हो सकते हैं। एक टुकड़ा जो है वो वापस पलटकर उसी मीडियम में जा सकता है और इसका एक टुकड़ा जो है वो ऐसे दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर सकता है। ऐसे एक टुकड़ा वापस से चला गया और एक टुकड़ा ऐसे दूसरे मीडियम के अंदर चला गया। जिस रे को हमने गिराया था उसे हम नाम देंगे इंसिडेंट रे, जो उसी मीडियम के अंदर लौट कर वापस आ गया उसे हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे दूसरे मीडियम के अंदर जा चुकी है उसको हम नाम दे रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, ठीक। जो इंसिडेंट रे है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो रिफ्लेक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी भी एफ होगी और रिफ्रैक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी भी एफ होगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, वो सोर्स पर डिपेंड करती है। इसका सोर्स, इसका सोर्स, इसका सोर्स, तीनों के तीनों वेव्स का सोर्स तो कोई सेम ही होगा। मान लो बल्ब जला रखा है तो बल्ब सोर्स है, वो इसका भी सोर्स है, इसका भी सोर्स है, इसका भी सोर्स है, तो फ्रीक्वेंसी इज नॉट मीडियम डिपेंडेंट, इट इज सोर्स डिपेंडेंट। अच्छा पॉइंट है, लिखना चाहूं, देख सकते हो। फ्रीक्वेंसी is medium dependent, is source dependent, not मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब अगली बात, यहां पर स्पीड ऑफ वेव अगर v है तो यहां भी स्पीड ऑफ वेव v होगी, क्योंकि यहां का मीडियम तो सेम है, लेकिन ये मीडियम अलग है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो स्पीड भी अलग होगी। तो यहां पर बड़ा स्पीड में v नहीं लिखा हूं, v डैश नहीं लिखा हूं, पता नहीं कितनी होगी, वो डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। मैं इतना कह सकता हूं कि स्पीड ऑफ वेव इज ऑफ कोर्स मीडियम डिपेंडेंट। तो अगला पॉइंट, ऐसे लिखता, स्पीड इज मीडियम डिपेंडेंट। अब अगली बात आती है वेवलेंथ की। अब सुनना बेटा, यहां पर अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो यहां पर भी वेवलेंथ लैम्डा ही होगा।
मेरे बच्चे पूछेंगे सर क्यों, बट ऐसा इसलिए क्योंकि लैम्डा हम जानते हैं कि v बाई एफ होता है, v वही एफ वही तो लैम्डा भी वही, लेकिन यहां v और यहां v सेम नहीं है, तो यहां लैम्डा और यहां लैम्डा सेम नहीं है, बल्कि मैं ले दूंगा लैम्डा डैश। बल्कि मेरे बच्चों तो ये भी कह देंगे कि सर फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो यहां के मुकाबले अगर यहां पर स्पीड अगर आधी हुई तो लैम्डा भी आधा होगा, यहां के मुकाबले अगर यहां पर स्पीड ऑफ वेव अगर 1/3 हुई तो लैम्डा भी 1/3 होगा, यहां के मुकाबले अगर यहां पर स्पीड अगर 0.9 टाइम्स हुई तो लैम्डा भी 0.9 टाइम्स ही होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम है। तो आप बेटा ऐसे कह सकते हो कि लैम्डा चेंज होगा अगर मीडियम चेंज होता है तो। ठीक है बेटा, जो लाइट आपने भेजी है उसकी इंटेंसिटी आई का मान लीजिए, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इंटेंसिटी बेटा मान लीजिए कि I1 है, और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है उसकी इंटेंसिटी बेटा मान लीजिए कि I2 है। तो आप बाई एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हो कि अगर लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई है तो एक ही लाइट के दो टुकड़े हो गए हैं, और अगर एक ही लाइट के अगर दो टुकड़े हो गए तो आप कह सकते हैं कि I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपकी ये सरफेस प्योरली रिफ्लेक्टिंग हुई तो I2 तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं, और आप कह सकते हो कि I इज इक्वल टू I1। अगर ये आपकी सरफेस परफेक्टली ट्रांसपेरेंट हुई तो सारी लाइट आई सारी रिफ्लेक्ट होगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उस केस में आप कहोगे कि I1 जीरो है और I की वैल्यू I2 के बराबर है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट और था। चलिए, रे पलटकर वापस उसी मीडियम में आ गई हो, इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, दूसरे मीडियम में गई हो, इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बारी बारी से दोनों को देखते हैं। शुरुआत हम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, शुरुआत हम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। और मैं बेटा इस बात को बहुत ही क्लियरली बोल दूं कि आज तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, खत्म होने में तो 7-8 दिन लग जाएंगे, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हेडिंग डालेंगे तो कम से कम 7-8 लेक्चर हो चुके होंगे। तो आज जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग डाली है, इट इज गोइंग टू स्टिक फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 7 क्लासेस एटलीस्ट। ठीक है, अब आपको बड़ा हल्का फुल्का आइडिया है कि जब भी कोई वेव या कोई लाइट किसी इंटरफेस से टकराती है जहां पर दो मीडियम अलग अलग होते हैं, तो उस वेव का एक हिस्सा पलटकर वापस उसे मीडियम में आ जाता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यही हाल बड़ा लाइट का है। तो आप कह सकते हो व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन इंटरफेस, बड़ा इंटरफेस मतलब जहां पर दो मीडियम हो अलग अलग, स्ट्राइक्स एन इंटरफेस, then some part of it, हो सकता है पूरा भी पलट जाए, some part of it returns back to the medium, बड़ा मीडियम में वो वापस आ जाता है, रिटर्न बैक टू मीडियम, एंड इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मैं लिखा बाय डिफॉल्ट, बट इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ लॉज बड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सुनिए बच्चों, ये मान लीजिए बड़ा कोई इंटरफेस है, ठीक है, इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने एक बड़ा लाइन खींच रखी है, इंटरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन खींची, मैं इसको नाम दे रहा हूं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब बड़ा क्या है, परपेंडिकुलर। इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन है, इसका नाम है नॉर्मल। ठीक है, अब मैंने कोई लाइट भेज दी बेटा ऐसे, मैंने कोई लाइट बड़ा लेट से भेज दी ऐसे, जो लाइट मैंने भेजी है इसका नाम हम निकालेंगे ऑफ कोर्स इंसिडेंट रे। ठीक है, ये लाइट इस इंटरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट गई, वापस बड़ा उसी मीडियम में अगर लौट गई है तो जो पार्ट लौटा है उसे हम नाम दे देंगे ऐसे रिफ्लेक्टेड रे।
इंसिडेंट रे किस तरफ होगी और रिफ्लेक्टेड रे किस तरफ होगी, इस बात को रिलेट करने के लिए हमारे पास दो बेसिक लॉज हैं। सबसे पहला लॉ ये है कि हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल विल लाई इन सेम प्लेन। तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। मैं लिखना चाहूं, लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray all lie in same plane। तीनों के तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। तीनों के तीनों बड़ा सेम प्लेन में लाई करेंगे। इस बात का अर्थ क्या है, सुनिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी नॉर्मल है। ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगी, उसी प्लेन में होगी। तीनों के तीनों सेम प्लेन में होंगे, तीनों के तीनों सेम प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे यूं हो, नॉर्मल यूं हो और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट यूं निकल जाए या फिर यूं निकल जाए, ऐसा नहीं। सेम प्लेन में होंगे। ऑल विल लाई इन सेम प्लेन। तीनों के सेम प्लेन में लाई। बात सुनना भी, इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। सुनना बेटा, ये जो इंसिडेंट रे जिस तरफ जा रही है, इस तरफ अगर मैं वेक्टर लिख दूं आई वेक्टर, नॉर्मल जिस तरफ है उस तरफ मैं एक वेक्टर लिख दूं एन वेक्टर, और रिफ्लेक्टेड रे जिस तरफ है उस तरफ मैं एक वेक्टर लिख दूं आर वेक्टर। तो तीन वेक्टर अगर सेम प्लेन में है तो उनके लिए एक कंडीशन होती है, एंड दैट इज आई क्रॉस आर डॉट एन शुड बी जीरो। क्या बोला बेटा, आई क्रॉस आर डॉट आई क्रॉस आर डॉट एन शुड बी जीरो। सर कैसे, सुनना। देखो आई वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर ऐसे। तो पहले देखो आई क्रॉस आर किधर है, आई है यू, आर है यू। तो आई तो है यू, तो उसकी तरफ हाथ ले जाओ। आई क्रॉस आर करना है तो आर की तरफ उंगलियां ऐसे घुमाओ, तो आई क्रॉस आर तो आ गया ऐसे। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है एन के साथ, तो एन भी तो उसी प्लेन में है जिस प्लेन में आपके आई और आर है। अगर एन भी उसी प्लेन में है जिसमें आपके आई और आर है, तो आई क्रॉस आर के साथ ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90। तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। हालांकि आप इसमें पेयर भी चेंज कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, आर क्रॉस एन क्रॉस डॉट आई इज इक्वल टू जीरो। सर ऐसा लिख सकते हैं, बड़ा बिल्कुल लिख सकते हैं। सुनो कैसे, आर ऐसे एन ऐसे, ये दोनों को सेम प्लेन में ही, आर ऐसे एन ऐसे, एन की तरफ उंगलियां की ऐसे ऐसे ऐसे, तो आर क्रॉस एन आ गया ऐसे। अब आर क्रॉस एन तो है ऐसे, आपका आई वेक्टर उसी प्लेन में है जिस प्लेन में आपके आर और एन थे, तो ऑफकोर्स आर क्रॉस एन के साथ इस आई वेक्टर का एंगल कितना आएगा, 90। तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि कोई भी तीन वेक्टर अगर इस तरह सेम प्लेन में है तो इस तरह का रिजल्ट बड़े आराम से इनके बीच में वैलिड रहेगा। ठीक है ना। इस तरह के प्रोडक्ट को, मतलब पहले क्रॉस फिर डॉट, इस तरह के प्रोडक्ट को बेटा हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये आपके बेटा मैथमेटिक्स के वेक्टर्स में कोर्स में भी है, आपको पढ़ भी लेंगे, लेकिन मेरे क्या तो आपको बताएंगे। ओके, दूसरे लॉ से पहले बात सुनना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल है, मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहूंगा। क्या नाम दिया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है इसे मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहूंगा। नाउ सेकंड लॉ सेज दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। हालांकि हम इसको मैथमेटिकली बड़ा कभी कभी प्रूव भी कर लेंगे,
बट ठीक है, बहुत ऐसे ट्रिवियल सी बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी सेम, आई विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू angle of incidence is equal to angle of reflection। ये दो लॉज है बड़ा, जिस पर हमारे सारे के सारी बड़ा और रिफ्लेक्शन की कहानी बेस्ड है। हमारा आराम से बड़ा सारी बातें इसमें देखेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बड़ा दो स्पेशल केसेस हैं और दोनों तो नहीं, पहले वाला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो स्पेशल केसेस हैं मेरे लिए, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज normal incidence। When I say normal incidence, I mean incidence along normal। मतलब लाइट आपने किस तरफ फेंक दी? नॉर्मल के अलॉन्ग फेंक दी। किसके अलॉन्ग? नॉर्मल के अलॉन्ग। तो इट इज ray is incident along normal। देखना बेटा कैसे, मैं इसमें 3 डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ये बड़ा मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस, ये बड़ा मान लीजिए कोई नॉर्मल, ये इस सरफेस का नॉर्मल, बड़ा से फ्लैट सरफेस के नॉर्मल बना दो, कितना आसान सा काम। अब मैंने क्या कर दिया कि रे को नॉर्मल के अलॉन्ग रख दिया। रे को मैंने नॉर्मल के अलॉन्ग फेंक दी, नाम ही ये नॉर्मल इंसिडेंस। मैं रे को नॉर्मल के अलॉन्ग फेंक दी, रे को मैंने नॉर्मल के अलॉन्ग फेंक दी, तो रे नॉर्मल के अलॉन्ग फेंक दी। रे को अगर नॉर्मल के अलॉन्ग फेंक दी तो नॉर्मल और रे के बीच में एंगल तो हो गया 0। तो एंगल, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आ गया 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 का अर्थ ये हुआ कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल भी 0 आएगा। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगर एंगल 0 आएगा, इस बात का मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन के बाद आपकी जो रे है वो यूं निकल जाएगी, आपके रे यूं निकल जाएगी। आई ऐसे और यूं ही निकल गई, आई ऐसे और यूं ही निकल गई, यूं आई और यूं आई और यूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर रे जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर पलटकर लौट गई है। आई है और पलटकर लौट गई है। इसका मतलब मैं एक बात और बोल सकता हूं कि आते वक्त हमारी जो रे थी बड़ा वो यूं आई थी, और जाते वक्त हमारी जो रे गई है वो बड़ा यूं गई है। जाते वक्त हमारी रे यूं गई, आते वक्त रे यूं आई, जाते वक्त रे यूं गई, क्योंकि जो इंसिडेंस था वो बड़ा कैसा था? नॉर्मल। रे यूं आई और ऐसे निकल। मैं ऐसा कह सकता हूं इस केस के अंदर कि द रे हैज retraces its path back। ये वर्ड याद आना चाहिए। द रे हैज retraces its path back, मतलब जिस रे रास्ते से रे आई है उसी रास्ते पर रे पलटकर वापस लौट गई है। ये जब भी आए तो समझ जाना कि जरूर नॉर्मल इंसिडेंस होगा, जरूर आई की वैल्यू 0 आई होगी तो आर की वैल्यू भी 0 आएगी। और ऐसे केस में मैं एक बात और बता दूं कि रे जो आई है और रे जो गई है, रे यूं आई और ये गई है, इसके बीच का जो एंगल है इसे हम डेविएशन कहेंगे। क्या है बच्चों, क्या शब्द यूज करेंगे? डेविएशन। और इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी? पाई आएगी। कितनी वैल्यू आएगी बेटा?
दिस इज अवर नॉर्मल इंसिडेंस, इंसिडेंस अलोंग नॉर्मल, और जिस रास्ते से रे आई है उसी रास्ते पलट कर रे वापस चले। डेविएशन आपका पाई है, क्योंकि आते वक्त यूं थी, जाते वक्त यूं है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई है। तो जहां पे मेरा रिट्रेसेस एक्स पाथ बैक लिखा हुआ है तो समझना पक्की बात है कि नॉर्मल इंसिडेंस ही हुआ होगा। मैं और डायग्राम भी बनाता हूं, मैं बेटा थोड़े से और डायग्राम भी बनाता हूं। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का कोई मिरर है, बड़ा इस तरह के मिरर को हम नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। बड़ा क्या नाम देते हैं? कॉनकेव मिरर। ये सरफेस स्फेरिकल होती है, फ्लैट सरफेस पर नॉर्मल आसान बनता है। स्फीयर का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा स्फीयर के सेंटर से गुजरता है। कहां से? सेंटर से। मान लीजिए कि इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर है, मान लीजिए बड़ा इसका जो सेंटर है वही यहां नहीं है। मान लीजिए बड़ा यहां पे, ये बड़ा मान लीजिए सेंटर। तो इस सेंटर से गुजरने वाली जो जितनी भी लाइन होंगी बड़ा उस मिरर पे क्या होंगी? नॉर्मल होंगी। ये लाइंस बड़ा हमेशा इस मिरर को कैसे स्ट्राइक करेंगी? परपेंडिकुलर स्ट्राइक। अब मेरी बात सुनो, मान लीजिए कि मैंने कोई रे है ना, मैंने बड़ा कोई जो रे है वो ऐसे भेज दी, इस नॉर्मल के अलोंग भेज दी। जैसे ही ये नॉर्मल के अलोंग जाएगी, what is the angle between incident ray and normal? 0. And if angle between incident ray and normal is 0, angle between reflected ray and normal should also equal to 0. तो इसलिए ऐसे केस में रे आएगी ऐसे और यूं ही वापस पलट के लौट जाएगी। तो आपकी जो रे होगी वो पलटने के बाद ऐसे पलट आते वक्त यूं जाते। अगर मान लीजिए कि मैंने कोई रे नॉर्मल के अलोंग ऐसे भेज दी, नॉर्मल के अलोंग ऐसे भेज दी। अगेन व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल इंसिडेंट रे? 0. सो व्हाट शुड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 0. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल नहीं होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अलोंग ही होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी जो रे होगी वो बेटा रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल आएगी ऐसे, जाएगी ऐसे। द रे हैज रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। आई होप यू गेट द पॉइंट। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह का मिरर हो, इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसमें रिफ्लेक्शन इस तरफ से होता है, इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये भी स्फेरिकल होता है, इसका सेंटर बड़ा इस तरफ होता है। मान लीजिए बच्चों कि इसका सेंटर जो है वो यहां पे, स्फेरिकल सरफेस पर हमेशा बड़ा नॉर्मल कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। ऐसे ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, सारे नॉर्मल। अगर मैंने कोई रे इन नॉर्मल्स के अलोंग भेज दी, अगर मैंने कोई रे ऐसे नॉर्मल्स के अलोंग भेज दी, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल? 0. If I is 0, R should be also equal to 0. If R should be equal to 0, obviously बेटा रे उसी रास्ते पलट के वापस लौट जाएंगी। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन के बाद आपकी जो रे है वो यूं निकल गई। डेविएशन कितना हुआ? कितनी रे डेविएट हुई? आप बोले सर आते वक्त यूं थी, जाते वक्त यूं। डेविएशन तो पाई है, 180 डिग्री है। रे हैज रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। अगर मान लो
मैंने कोई रे आते वक्त ऐसे भेज दी, ये नॉर्मल था, नॉर्मल के मैंने रे भेज दी. What is the angle between incident ray and normal? 0. So what should the angle between normal and reflected ray? 0. So the ray will retrace its path back. जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर रे पलट के वापस चली जाएगी. आई होप यू गेट द पॉइंट. ये है हमारा नॉर्मल इंसिडेंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आगे चलते बेटा, इसका दूसरा स्पेशल केस बेटा दैट इज ग्रेजिंग इंसिडेंस. हालांकि ग्रेजिंग इंसिडेंस हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी नाम पता होना चाहिए. ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस में बड़ा सिर्फ और सिर्फ नाम से भी तुम आइडिया लगा सकते हो. जस्ट टच करके जा रहा है बड़ा, क्या जस्ट टच करके जा रहा है. ग्रेजिंग का लिटरल मीनिंग ही ये है कि जस्ट टच. इसका डायग्राम बेटा प्लेन मिरर के लिए नहीं बन पाएगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी नहीं बन पाएगा, सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए बन पाएगा. बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर में बेटा आपके पास ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है. नॉर्मल ऑफ कोर्स कहां से गुजरता है? यहां सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से. और मैंने कोई रे ऐसे भेज दी, मैंने कोई रे ऐसे भेज दी. What is the angle between normal and incident ray? Of course, this angle is 90 degree. If angle of incidence is 90 degree, of course, angle of reflection should be 90 degree. It means that reflected ray और normal के बीच में भी angle कितना होना चाहिए? 90. तो आप कह सकते हो कि reflection के बाद जो ray है, it will go like this. This is the reflected ray, and the angle between normal and reflected ray will be इसे बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट. जस्ट टच करके चला गया. अगर इस मिरर से जस्ट ये ग्रेज ना भी करता तब भी रे यूज आती. जस्ट टच करने के बाद भी रे यूज आ रही है, तो ऐसे केस में कोई मुझसे पूछेगा कि सर इस रे के अंदर कितना डेविएशन हुआ है, तो आई विल से दैट कि डेविएशन इज 0. हम इस डेविएशन का जनरल फॉर्मूला भी निकालते हैं. चलिए, ये मेरे दो स्पेशल केस थे, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट थे. हेडिंग लिखिएगा. डेविएशन को हम अक्सर पूरे चैप्टर में ही बड़ा डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करेंगे. ये बड़ा मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पर मैंने कोई रे गिराई, मैंने कोई रे गिराई बेटा ऐसे, और रे रिफ्लेक्ट, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे है वो यूं चलेगी. और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसकी वैल्यू दी आई. अगर ये रे इस सरफेस से ना टकराती, अगर टकराती तो सीधी चली जाती, मतलब यहां पर सरफेस होती नहीं, तो ये रे यूं निकल जाती ऐसे. तो ये रे यूं ही, तो ये वाली रे यूं ही निकल जाती, तो ये वाली रे यूं ही निकल जाती, ऐसे निकल जाती. इस रिफ्लेक्शन के कारण क्या हुआ कि हमारी ये जो रे यूं निकलने वाली थी, इस रे को हमने घुमा दिया है, डेविएट कर दिया है. अगर ये रिफ्लेक्शन ना होता, यहां पर इंटरफेस ना होता, रे यूं जा रही थी, हमने इस रे को इधर की तरफ घुमा दिया है, और जितने एंगल से हमने इसको घुमाया है, दिस एंगल इज नोन एज डेविएशन. सर ये है कितना बड़ा, वेरी इजी.
यहां से यहां तक का जो टोटल एंगल है ये पाई था, उसमें से आई ये हो गया, आई ये हो गया, तो ये आ गया पाई माइनस 2i या फिर 180 डिग्री माइनस 2। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमें डेरिवेशन का याद रखना है, जो हमें डेरिवेशन का फॉर्मूला याद। अच्छा एक बात, कोई बच्चे कहते हैं कि सर एक्चुअली रे यूं जानी चाहिए थी, रिफ्लेक्शन के बाद रे यूं जा रही है, सर इन दोनों केस में क्या मैं ये वाला एंगल लिख सकता हूं, क्या मैं इसे डेरिवेशन बोल सकता हूं? हर बोल तो सकते हो, और इसको अगर तुम डेरिवेशन कहोगे तो आप कहोगे सर पाई तो यहां से यहां तक हो गया, आई एंड आई 2i ये हो गया, तो सर मैं इसको पाई प्लस 2i भी लिख सकता हूं। बड़ा बिल्कुल लिख सकते हो आप, डेरिवेशन को पाई माइनस 2i भी लिख सकते हो या फिर पाई प्लस 2i भी लिख सकते हो, लेकिन जो ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आपका पाई माइनस 2i है। हालांकि दोनों में अगर आपको कहूं थोड़ा डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि ये वाली लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाली क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला आपके पास पाई माइनस 2i है। तो डेरिवेशन का फॉर्मूला प्लीज याद रखें, दैट इज पाई माइनस 2i। सर हमने जो दो स्पेशल केस निकाले थे, क्या उन दोनों स्पेशल केसेस के अंदर ये वाला फॉर्मूला वैलिड है क्या? अरे हाँ बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। पहले वाले केस में देखो, अगर तुम मुझसे पूछेंगे सर डेरिवेशन क्या आएगी, डेरिवेशन का फॉर्मूला था पाई माइनस 2i। पहले वाले नॉर्मल इंसिडेंस के अंदर तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जीरो था, तो डेरिवेशन का फॉर्मूला आ गया पाई माइनस 2 टाइम्स 0 दैट इज पाई। क्या डेरिवेशन सच्ची में पाई था क्या? आप बोलोगे हाँ सर, साफ साफ लिखा हुआ है कि द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक, मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर पलट के वापस चलेगी, तो पक्की बात है कि डेरिवेशन तो पाई आना चाहिए था, आ भी रहा है। चेक करो कि हमारा जो सेकंड केस था ग्रेजिंग वाला, उसके अंदर भी ये वाला फॉर्मूला काम देना चाहिए, पाई माइनस 2 टाइम्स व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री दैट इज पाई बाय 2, इट कम्स आउट टू 0। क्या सच्ची में बड़ा आपका डेविएशन 0 डिग्री है क्या? आप बोलेंगे हां से डेविएशन तो 0 है, तो आप बड़े आराम से इस तरह की बातें कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। तो बड़ा ये रही आपकी डेविएशन। चलिए एक छोटा सा काम और करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। बड़ा ग्राफ बनाते हैं, चलो आसान से काम, बड़ा ये मैंने डेविएशन ले लिया है, ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया, इस तरफ डेविएशन, इस तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई भी ग्राफ बनाने से पहले हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, डेविएशन इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। डेविएशन पर पावर 1 है, आई पर पावर 1 है, तो ऑफ कोर्स लीनियर इक्वेशन है। ऑफ कोर्स बड़ा ग्राफ कैसा होगा लीनियर इक्वेशन का? स्ट्रेट लाइन, और वो भी ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट पाई है। अगर भी लिखो बड़ा बनाए दोगे तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ग्राफ विल लुक लाइक दिस। पाई तो बड़ा y इंटरसेप्ट आना चाहिए और नेगेटिव आपका स्लोप आना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप हो तो ये नेगेटिव स्लोप। दिस इज द ग्राफ। आई की वैल्यू 0 होगी तो डेविएशन आपका पाई होगा। आप बड़े घमंड से कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट वो है जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है लेकिन डेविएशन पाई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होना और डेविएशन पाई होना ये सुना सुना लग रहा है, आप बड़ा घर पे बैठे बैठे चीख चीख के कह रहे होंगे कि सर ये तो हमारा वो है, अरे कौन है, क्या नाम था उसका, नॉर्मल इंसिडेंस। फिर जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे डेविएशन घटती है, और जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होता है, पाई बाय 2 होता है, डेविएशन घटकर 0 होता है। ये भी सुना सुना सा लग रहा है। अगेन दिस इज योर ग्रेजिंग इंसिडेंस, दिस पॉइंट इज योर ग्रेजिंग इंसिडेंस। समझ गए बच्चों? आसान से काम था, आगे चलते।
चलो बच्चों आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं। मैं पहले ही बोल दूं बेटा कि सवाल जो है वो IIT JEE एडवांस के टफर साइड के क्वेश्चंस के बराबर का है या फिर फिजिक्स ओलंपियाड टाइप का सवाल है। मैथमेटिक्स उसमें अच्छी खासी इन्वॉल्व है, कोई आसान मैथमेटिक्स उसमें नहीं है। तो जो भी बच्चे ऐसे सिंपल पढ़ाई करना चाहते हैं वो तो बेटा आज का लेक्चर यही खत्म कर दें, क्योंकि उस सवाल में लगभग 20 मिनट लग ही जाएंगे। ठीक, तो जो बहुत ही सिंपल पढ़ाई करना चाहते हैं वो बच्चे इस सवाल को छोड़ सकते हैं। और ऑफ कोर्स सवाल जो है वो IIT JEE एडवांस के टफर कैट साइड ऑफ क्वेश्चंस में से मान सकते हैं और फिजिक्स ओलंपियाड के लेवल के आसपास का सवाल कैसा है सुनिएगा। सिचुएशन मेरे बच्चों इस तरह से कि आपके पास ये कोई फ्लैट सरफेस है और इस फ्लैट सरफेस पर कोई इंसिडेंट रे आई है। इस फ्लैट सरफेस पर बड़ा कोई इंसिडेंट रे आई है। ये जिस तरफ इंसिडेंट रे आई है उस तरफ मैं एक यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं। उस तरफ मैं एक यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इस तरफ एक यूनिट वेक्टर लिख दिया मैंने आई कैप, ठीक है। और यहां एक नॉर्मल दे रखा है मुझे, नॉर्मल इज गिवन एज लाइक दिस। ये नॉर्मल है। नॉर्मल की तरफ भी एक यूनिट वेक्टर है और नॉर्मल की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो मैं आपको कह रहा हूं एन कैप। कैप स्टैंड्स फॉर यूनिट वेक्टर, ठीक। इस तरफ यूनिट वेक्टर है दैट इज आई कैप, इस तरफ यूनिट वेक्टर है दैट इज एन कैप। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे है वो ऐसे निकल गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद रे यू निकल गई ऐसा। रिफ्लेक्ट होने के बाद रे यू निकल गई ऐसे। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे निकली है उस तरफ जो यूनिट वेक्टर है मैं उसे आर कैप लिख रहा हूं। ये आर कैप मुझे पता नहीं है। तो सवाल ये है कि इंसिडेंट रे की तरफ यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप, नॉर्मल की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ ये एक वेक्टर मैंने लिख रखा है, उसका मैं नाम दे रखा है, उसकी वैल्यू मैंने दे रखी है एन कैप। तो आपको बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा। मेरा सवाल बड़ा ये है, फाइंड आर कैप in terms of I cap and N cap। I cap और N cap की टर्म्स में आपको बड़ा R cap लिखना करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैथमेटिकली सवाल थोड़ा सा टफ है, तो चलिए सुनिए। और हम इस सवाल को करते करते ना कुछ बातें ऐसी हो सकता है कि जो सीखे और हमारे आगे जाके काम भी है, ठीक है। चलो पहले एक बात सिखाता हूं, बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगी बट मैं चलो सिखाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास बड़ा दो वेक्टर हैं, लेट्स से ये वेक्टर है और एक वेक्टर और है। दूसरा वेक्टर है ऐसे। लेट्स आपके पास ये वाला जो वेक्टर है ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है। तो अगर मुझसे पूछ ले कि सर बी वेक्टर का कंपोनेंट ए की तरफ कितना होगा, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की तरफ कितना होगा, बड़ा बी से परपेंडिकुलर खींच दो ऐसे। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट जो ए वेक्टर की तरफ है वो ये रहा, भैया अगर ये एंगल थीटा है तो ये है हमारा बी कॉस थीटा, ठीक है। ये तो लेफ्ट है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ठीक है। बी कॉस थीटा में बी कॉस थीटा, बड़ा कॉस थीटा में बड़े आराम से लिख सकता हूं। याद कीजिए कि ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को बड़े आराम से लिख सकता हूं ए डॉट बी
डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो क्या हो गया, कैंसिल। तो बी का कंपोनेंट ए की तरफ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, दैट इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा आपके पास, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की तरफ का मैग्नीट्यूड है बस। अगर मुझे इसको डायरेक्शन की फॉर्म में लिखना हो, डायरेक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कहूंगा कि मैग्नीट्यूड तो रहा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये जो डायरेक्शन है किस तरफ है, ए वेक्टर की तरफ है। ए वेक्टर की तरफ डायरेक्शन बताने वाला जो वेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जैसे हम लिख सकते हैं ए कैप, और हम कह सकते हैं कि ये हो गया ए डॉट बी अपॉन ए कैप को हम हमेशा लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर। ये मैं याद रखूंगा कि बी वेक्टर का अगर कंपोनेंट मुझे ए वेक्टर की तरफ चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं उसे लिखूंगा तो मैं उसे बड़े आराम से लिखता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूरा टाइम्स ए वेक्टर। ये मैं याद रखूंगा, मेरे काम भी आएगा, ठीक। इसी तरह से बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, काश ये वाला वेक्टर मुझे पता लग जाए। चलो एक काम कर लेता हूं, मैं इसे एक्स वेक्टर मान लेता हूं। सर कैसे निकालोगे इसको, मैं इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से निकालूंगा। मैं कहूंगा कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। मैं कहूंगा दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर मुझे पहले से पता है, दैट इज ए डॉट बी अपॉन ए का स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इसको ले गया मैं इधर, तो एक्स वेक्टर की मेरे पास वैल्यू आ गई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, अच्छे रिजल्ट है, ये हमारे काम आ सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बड़ा रिजल्ट काम आ सकते हैं। ये बड़ा रिजल्ट काम आएंगे। ठीक, चलिए अब सुनिएगा, अब सुनिएगा बेटा। मैंने बेटा यहां से एक ऐसे खींचा और मैंने एक लाइन ऐसे खींची। इस आई वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट निकालना चाहता हूं, एक जो आपके इस एन वेक्टर के पैरेलल है और एक इस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए वेक्टर की तरफ हो, उसका फॉर्मूला था ये। अब मुझे किसका कंपोनेंट निकालना है, मुझे कंपोनेंट निकालना आई वेक्टर का, किसकी तरफ, एन वेक्टर की तरफ। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, मैं इसका नाम निकाल देता हूं आई पैरेलल वेक्टर, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, एन वेक्टर के पैरेलल है, और मैं इस वेक्टर का नाम निकालता हूं आई परपेंडिकुलर वेक्टर। अब आराम से आई वेक्टर का वो कंपोनेंट निकालना है जो एन वेक्टर की तरफ है, निकाल लेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि इस वाले में आपने बी का कंपोनेंट निकाला था ए की तरफ, यहां पर आपको आई कैप का कंपोनेंट निकालना है एन कैप की तरफ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जहां पर बी वेक्टर लिखा हुआ था उसकी जगह रिप्लेस करना है आई कैप, और जहां कहीं आपने ए वेक्टर लिखा हुआ था उसकी जगह रिप्लेस करना है एन कैप। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की तरफ निकालना या फिर आई कैप का कंपोनेंट एन कैप की तरफ निकालना, फॉर्मूला लगा सकता हूं। इससे मेरे पास आ गया कि आई पैरेलल कैप मतलब आई कैप का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल के पैरेलल है, फॉर्मूला आ गया। बेटा ए को रिप्लेस कर देना एन कैप से, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज एन कैप
डॉट आई कैप अपॉन ए मतलब एन कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एन कैप तो बड़ा यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड आ गया 1 का स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर। ए वेक्टर की जगह मुझे क्या लिखना है, एन कैप। लो बेटा, ये वाला वेक्टर मुझे बड़े आराम से पता लग गया है, क्या, एन कैप डॉट आई कैप अपॉन बड़ा 1 का स्क्वायर, उसको छोड़ो, टाइम्स एन कैप। सर ये वाला कंपोनेंट कैसे लिखोगे? ये वाला कंपोनेंट वो है जो बी वेक्टर का है, कंपोनेंट लेंथ किसके परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सर इसको कैसे निकालूंगा बेटा? इसको कैसे निकालूंगा कि दिस प्लस दिस इज आई कैप, वही हमारा ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये मेरे पास बड़ा आराम से आ गया आई कैप माइनस एन कैप डॉट आई कैप टाइम्स एन कैप। बन गया हमारा काम। तो मैंने इस आई कैप के दो कंपोनेंट कर लिए, ये वाला और ये वाला। अब आगे चलो, मुझे तो आर कैप निकालना है, निकालते हैं बेटा। ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। अब सुनना बेटा, मैं जानता हूं कि इसकी लेंथ है, मैं जानता हूं कि इसकी लेंथ है 1, तो इसकी लेंथ है 1, ये लेंथ है 1, तो ये लेंथ है 1 cos थीटा, ये लेंथ है 1, तो ये लेंथ है 1 cos थीटा, ये लेंथ है 1, तो ये लेंथ है 1 sin थीटा, ये लेंथ है 1, तो ये लेंथ है 1 sin थीटा। इट मींस दैट कि दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर सेम, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर सेम। अब सुनना, इस आर कैप में अगेन बेटा मैं दो बातें कह रहा हूं। मैं इसका नाम निकाल रहा हूं आर पैरेलल वेक्टर, जिस तरह से मैंने इसे आई पैरेलल वेक्टर लिखा, मैंने इसका नाम निकाल दिया आर पैरेलल वेक्टर। ये वो कंपोनेंट है आर कैप का जो हमारे नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है। और ये मैंने एक दूसरा कंपोनेंट निकाल दिया जिसमें नाम लिख दिया आर परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि ये आर कैप का वो कंपोनेंट है जो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। अब सुनना, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इसकी लेंथ भी 1 sin थीटा है, इसकी लेंथ भी 1 sin थीटा है। जो डायरेक्शन इस वेक्टर की है वही डायरेक्शन इस वेक्टर की है। तो मुझे लगता है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर तो मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम है। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि आर परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो हमारे आई परपेंडिकुलर वेक्टर के बराबर है, जो हम पहले से निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हो उसको तुम निकाल चुके हो आई कैप माइनस 2 टाइम्स माइनस एन कैप डॉट आई कैप टाइम्स एन कैप। चलो कुछ काम तो सर ये वाला और पता लग जाए, मजा आ जाएगा, बड़ा बिल्कुल कर लेंगे। ये जो हमारा आई पैरेलल और ये जो आर पैरेलल है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन डायरेक्शन में अंतर है। ये वेक्टर ऐसे था तो इसका ये वाला कंपोनेंट है u, ये वाला वेक्टर है ऐसे तो इसका ये कंपोनेंट है u। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों लेंथ में सेम है लेकिन डायरेक्शन में एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि आर पैरेलल जो है ये हमारे माइनस आई पैरेलल के बराबर होगा। माइनस क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि इसे मैं लिख सकता हूं माइनस एन कैप डॉट आई कैप टाइम्स एन कैप। बस अब काफी हद तक हमारा काम बन गया, सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा है और वो है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज दैट, सुनना बच्चे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज दैट कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर। बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि आर परपेंडिकुलर वेक्टर प्लस आर पैरेलल वेक्टर is always equals to your r cap।
आर परपेंडिकुलर वेक्टर हम पहले से लिख चुके हैं, क्या है, आई कैप माइनस एन कैप डॉट आई कैप टाइम्स एन कैप प्लस आर पैरेलल वेक्टर, आर पैरेलल वेक्टर भी लिख चुके हैं, क्या, माइनस एन कैप डॉट आई कैप टाइम्स एन कैप, और हमारे पास कुल मिलाकर बढ़िया सा सुंदर सा आंसर आ गया, क्या आ गया, आई कैप माइनस 2 टाइम्स एन कैप डॉट आई कैप टाइम्स एन कैप, ये आ गया हमारा आर। चलिए ये हमारा आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सिर्फ और सिर्फ ये वाले फॉर्मूले आ रहा था। ये फॉर्मूले वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा था कि सब बच्चों को पहले से आते भी होंगे, मैंने भी बड़ा इनको प्रूव कर दिया है ना। अब आप इन फॉर्मूलों का लगाने बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आई नो दैट कि सवाल मैथमेटिकली टफ था, फिजिक्स तो एक लाइन की थी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, और कोई फिजिक्स थोड़ी इसके अंदर चीजें बड़ा कहां से ले आओ, बाकी तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, और वो भी ऑफ कोर्स आईआईटी जेईई एडवांस लेवल की आपकी मैथमेटिक्स है। हालांकि मैं इस सवाल को एक तरीके से और समझा सकता हूं, हालांकि मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिहाज से एक चीज और बढ़िया सी बता सकता हूं जो आपको मेरे ख्याल से पसंद आएगी। तो चलिए वही सवाल मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं। सवाल का रिपीट है, ये आपकी सरफेस, ये आपके पास इंसिडेंट, ये आपके पास इंसिडेंट यूनिट वेक्टर, जिसे आपने आई कैप कहा है, आपके पास ये नॉर्मल, जिसे आपने एन कैप कहा है, यस। आपको आर वेक्टर निकालना था, आर कैप निकालना था, मतलब रिफ्लेक्टेड रे की तरफ, रिफ्लेक्टेड रे की तरफ आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, निकालते हैं। दिस इज अवर आर कैप, निकालते हैं। आई हैव सम प्लान, अच्छा प्लान बेटा इस बार मेरे पास है, और मैथमेटिकली इजियर प्लान है मेरे पास। सुनिए, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, फिजिक्स तो खत्म है। इसकी लेंथ 1 बड़ा, इसकी लेंथ भी 1। बड़ा हम जानते हैं कि ये लेंथ आपके पास आएगी 1 साइन थीटा, ये लेंथ मेरे पास आएगी बड़ा 1 कॉस थीटा, ठीक है। ये जो आर कैप है इसको अगर देखें तो बड़ा ये लेंथ आपके पास बड़ा वापस से 1 साइन थीटा, बड़ा ये लेंथ आपके पास 1 कॉस थीटा, ठीक है। जो आपका नॉर्मल है बड़ा मैंने इसे एक बार के लिए ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ये जो आपका आई वेक्टर था, एज यू नो दैट वेक्टर्स आर मूवेबल इन स्पेस, तो मैंने एक काम किया कि मैंने इस आई वेक्टर को ऐसे आगे खींच लिया, मैंने ऐसा आगे खींच लिया, इस आई कैप को मैंने ऐसा आगे खींच लिया। दिस इज अवर आई कैप, ठीक है। मैंने इसको आगे खींचा, मैंने इस एन वेक्टर के और आई कैप के टेल से टेल जोड़ दी है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सुनो इस बात, मैंने जो टेल से टेल जोड़ दी। अब नाउ वी नो इट वेरी वेल कि हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये लेंथ अगर 1 cos थीटा है, इसी आई कैप को अगर तुम उठा के यहां पर लेके आए हो, तो अगर ये लेंथ अगर 1 cos थीटा है, तो ये लेंथ भी मेरे पास बड़ा कितनी होनी चाहिए, 1 cos थीटा। ये लेंथ है 1, ये एंगल है थीटा, बड़ा ये एंगल है थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है, ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ आपके पास आएगी 1 sin थीटा, और ये लेंथ आपके पास आएगी 1 cos थीटा। ये लेंथ है 1, ये एंगल है थीटा, तो ये 1 cos थीटा, बड़ा आपका 1 sin थीटा। अब सुनिएगा मेरा क्या प्लान है, ये है आई कैप,
प्लस प्लस ये कोई वेक्टर प्लस ये कोई वेक्टर आई कैप प्लस ये कोई वेक्टर इज आर कैप। मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूं और मैं इस वेक्टर को एक बार के लेट से नाम निकाल देता हूं कि दिस वेक्टर इज योर एक्स वेक्टर। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज दैट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज दैट कि आई कैप प्लस दिस एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू आर कैप। आई कैप प्लस योर एक्स वेक्टर इज योर आर कैप। काश मैं एक्स वेक्टर लिखता हूं, लिख देंगे बेटा, लिख देंगे। सुनना, ये जो एक्स वेक्टर है इसकी लंबाई है 1 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा। भाई ये लेंथ है 1, ये एंगल है, ठीक है, तो ये 1 cos थीटा, ये 1 cos थीटा, ये 1 cos थीटा, तो ये लेंथ आ गई 2 cos थीटा। मैं कह सकता हूं कि एक्स वेक्टर जो है उसकी लंबाई तो है 2 times cos थीटा और इस एक्स वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो हमारे एन वेक्टर की डायरेक्शन है, तो टाइम्स एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना है, तो ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रही डायरेक्शन। इसको तो मैं यहां पर रखूं तो मेरे पास आ गया आई कैप प्लस 2 times cos थीटा टाइम्स एन कैप इज इक्वल्स टू आर कैप। वैसे हमने काफी हद तक कर दिया लेकिन आंसर से छोड़ नहीं सकते। सर क्यों नहीं छोड़ सकते? बेटा सवाल में थीटा दिया थोड़ी है, हमने माना है। थीटा सवाल में थोड़ी दे रखा है, थीटा हमने माना है। काश थीटा ना होता मजा आता। मेरे पास थीटा उड़ने का जुगाड़ है। अब सुनना बेटा, मैं आपसे पूछूं कि एन वेक्टर के अंदर और आई वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? एन वेक्टर और आई वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? ये रहा आपका एन वेक्टर, ये रहा आपका आई वेक्टर। ये मत कहना कि सर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है ना। जब भी दो वेक्टर डिफाइन करने होते हैं, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन करना होता है, आपने जरूर पढ़ रखा होगा कि पहले उन दोनों के टेल्स को जोड़ दो। सुना होगा बेटा, पहले दोनों की टेल्स को जोड़ दो। तो चलिए टेल्स को जोड़ेंगे बेटा, तभी जाके हम कोई बात कर पाएंगे। बिना टेल्स को जोड़े बेटा हम बात नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करो बेटा, दोनों के टेल्स को जोड़ो और दोनों के टेल्स को जोड़ने के लिए इस आई कैप वाला जो वेक्टर है इसको आगे खींच लो ऐसे। ये लो बेटा, दिस इज योर आई कैप, दिस इज योर एन कैप। इनके बीच में एंगल थीटा नहीं बेटा। इस आई को आगे जाके यूं खींच दिया और अब इस आई कैप का और एन कैप की टेल्स जुड़ गई हैं और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है बेटा, देख पा रहे हो कि ये वाला एंगल थीटा नहीं है बेटा। एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन आई कैप एंड एन कैप। तो सर इससे मेरा कॉस्ट आ जाएगा बेटा? बिल्कुल आ जाएगा। इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट लिखो, मैं साइड लिखूं, यहां पे लिखा आई कैप डॉट एन कैप से मैं लिख सकता हूं बेटा। क्या फॉर्मूला है? आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा आई कैप और एन कैप में एंगल कितना है? एंगल है पाई माइनस थीटा। तो मेरे पास आ गया आई कैप डॉट एन कैप इज 1 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा। बेटा कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा और यहां से मैं बड़े इत्मीनान से लिख सकता हूं कॉस थीटा इज माइनस आई कैप डॉट एन कैप। यहां से उठाओ और वहां पटका तो मेरे पास आ गया कि आर कैप कैन बी रिटन एज आई कैप प्लस 2 times cos थीटा। cos थीटा कैन बी रिटन एज माइनस आई कैप डॉट एन कैप टाइम्स एन कैप। तो मेरे पास आर वेक्टर का आंसर आ गया आई कैप माइनस 2 times आई कैप डॉट एन कैप टाइम्स। ये आ गया हमारे आर कैप का आंसर।
मुझे ऐसा लगता है कि बेटा आपको दूसरा वाला तरीका ज्यादा पसंद आया होगा, हालांकि पहले वाले तरीके के अंदर बताने के लिए, सिखाने के लिए बात थोड़ी सी ज्यादा थी। आई होप दोनों ही बेटा आपको समझ में आती है। ठीक है बेटा, चलिए अभी तो बेटा इसका कोई होमवर्क है नहीं, बहुत ही सिंपल सा पढ़ाया अभी तक। तो लास्ट वाला सवाल ही ज्योमेट्रिकल थोड़ा, सॉरी मैथमेटिकल थोड़ा टफ था, बाकी पास आना। अब एक दो दिन काम आसान हो चलेंगे, फिर